हेलो एवरीवन, माय नेम इज अथर्व अग्रवाल। आई एम करेंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो आज अपने साथ है शिवी कंसल, जो एमपी से है। इनका ऑल इंडिया रैंक 244 था विद ईडब्ल्यूएस रैंक 13 एंड नीट स्कोर 696 आउट ऑफ 720। तो आज अपन इनके साथ पूरी बातचीत करने वाले हैं, क्या कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या क्या चीजें फॉलो की, और कैसे इन्होंने घर से बैठ के इतना अच्छा रैंक और इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए। तो लेट्स स्टार्ट। तो शिवी, अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दो बच्चों को, क्या कहाँ से हो, कहाँ से स्कूलिंग की है, और बेसिकली क्या क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है। सो हाय, आई एम शिवी कंसल। मैं एमपी से हूँ। एमपी में श्योपुर से बिलोंग करती हूँ मैं। और मैंने अपनी नीट की तैयारी घर से ही की है, मैं कहीं कोटा वगैरह नहीं गई। और मैंने नीट 2021 में 696 स्कोर अचीव किया है एंड मेरी रैंक 244 है एंड मेरी कैटेगरी रैंक 13 है। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट से ही की है, गवर्नमेंट स्कूल से। एमपी गवर्नमेंट स्कूल। और क्या रहा बैकग्राउंड, 10th 12th में पढ़ने वाले थे या नहीं? 10th 12th पढ़ा था? एक्चुअली ना मैं मतलब इस तो बचपन से ही मतलब बहुत स्टूडियस तो रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही गोल था कि मुझे डॉक्टर बनना है। कब आया फर्स्ट टाइम डॉक्टर बनना है अब, और क्या मोटिवेशन मतलब था इसके पीछे? बहुत छोटी थी ना, तो मैं मतलब जाती थी ना मतलब डॉक्टर्स के चेकअप वगैरह कराने। तो बहुत भीड़ लगी रहती थी डॉक्टर्स के। तो मतलब मुझे मतलब बहुत छोटी थी, 6-7 ईयर्स की तो थी मैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं डॉक्टर बनूंगी ना तो सबको अच्छे से देखूंगी। तो मतलब तभी से ड्रीम आया डॉक्टर बनने का। फिर 9th 10th में पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। 10th में क्या फिर स्कोर था? या 10th में मेरे स्टेट बोर्ड था 10th में। मतलब मैं एमपी 96 बोर्ड से। और मेरी ना 98% थी स्टेट बोर्ड से। 98%। तो स्टेट में रैंक भी तुम्हारा अच्छा आया था, स्टेट में मैंने देखा भी था। स्टेट में मेरिट आया था, मेरा 9th रैंक आई थी। ठीक है, तुमने फिर उसके बाद सोचा कि 11th 12th पढ़ना है अब नीट के लिए? मैंने सोचा कि नीट की तैयारी, मतलब पता है आपको, मैं जब 11th में आई तब मुझे पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है। तब तक तो नहीं पता था। एक्चुअली ना स्टेट बोर्ड में तो ये होता है ना, हमारे तो रट के भी बहुत अच्छी परसेंट आ जाती है। एमपी बोर्ड में तो खैर तो इतना नहीं पता था। एनटीएससी के बारे में भी अभी पता चला, एनटीएससी को एग्जाम होता है 10th का। तो एनटीएससी दिया तुमने? नहीं, पता ही नहीं था ना, मतलब बता रही हूँ ना आपको। सीईटी दिया 11th 12th में? कुछ नहीं दिया मैंने। सही है, देना भी नहीं चाहिए, जाना ही नहीं उसमें तो दे ही क्यों एग्जाम। नीट की तैयारी करी है तो 11th में ना, मतलब मैंने नीट की तैयारी करी और फिर कोचिंग्स वगैरह सर्च की, तो उनकी फीस तो मतलब 1.5 लाख वगैरह बहुत ज्यादा थी। उस समय थी। तो अब की अगर फीस देखोगे तो 4 to 5 लाख रुपीस फीस जा रही है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स की। तो फिर क्या तो सोचा हाँ, फिर हॉस्टल फीस अलग ऊपर से। तो फिर कोटा का और प्लान ड्रॉप कर दिया? तो फिर कोटा का प्लान तो फुल ड्रॉप किया और श्योपुर में ही, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल है, वहीं पे एडमिशन ले लिया। गवर्नमेंट एक्सीलेंस मतलब अटेंडेंस कंपलसरी? अटेंडेंस जाना पड़ता था 11th में तो। ठीक बहुत है। टीचर्स परेशान करते थे, जाना पड़ता था। तूने एग्जाम्स दिए 11th के? सारे एग्जाम्स दिए, मिड टर्म्स टर्म्स? के सारे एग्जाम्स दिए हैं और 12th में कोरोना था तो गए नहीं मतलब। हाँ, तो बच गए। तो फिर क्या मतलब कैसे पढ़े उसके बाद, फिर क्या क्या चीजें फॉलो की? मैं जब 11th में आई ना, तो मतलब मेरे को अब तो खुद ही करनी थी, तो यूट्यूब सबसे पहले यूट्यूब सर्च किया। यूट्यूब में ना मतलब आजकल सब कंटेंट अवेलेबल है। वो तो है। सारे सीनियर्स वीडियोस बनाते हैं, बुक्स वगैरह। तो बस उन्हीं हम्म। को ही फॉलो करते गए और बस हो गया। तो पहला चीज तो, एक तो क्वेश्चन पूछा है हमारे तुलिका ने कि कौन कौन चैनल को फॉलो किया था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, किस चैनल को फॉलो किए थे? सारे चैनल का नाम बता दो एक बार। सबसे पहले मतलब जब एंटर किया था तो मैंने फिजिक्स वाला चैनल को फॉलो किया था। अलग हम्म। सर है, उन्होंने पूरा कंटेंट डाला है फ्री ऑन यूट्यूब, मैंने वो फॉलो किया। और ओके। 11th में ज्यादा पता भी नहीं था चैनल्स के बारे में, तो बस उनकी यही पेड बैच ली थी या यूट्यूब से पढ़े बस? कोई बैच नहीं था मतलब। ओके। 11th में, 12th में उन्होंने सबसे फर्स्ट एक बैच ज्वाइन स्टार्ट किया था। फिजिक्स पढ़ाई थी उसमें सिर्फ 1000 रुपीज में। उसमें ज्वाइन किया था फिजिक्स में। ठीक है, तो तुमने पहले उनसे फिर बस यूट्यूब से पढ़ा उनसे स्टार्टिंग में हाँ, फिजिक्स? 11th में तो कोई कोचिंग कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी पेड ठीक नहीं था, ठीक है, सिर्फ तो वो फ्री एक था सब। तुम्हारा हो गया। उसके बाद और चैनल्स, एक तो फिर पीडब्ल्यू उसकी मतलब सब्सक्राइब किए, फिर मैंने ई टूज इंडिया है वो भी सब्सक्राइब किया, उनका तो मैंने क्रैश कोर्स भी लिया। क्रैश कोर्स भी लिया? ओके, लास्ट में लिया और या इनिशियल लिया था? ये सब लास्ट में लिया है मतलब। लास्ट में लिया, ओके। तो मतलब स्टार्टिंग में तुम 12th बस स्टार्टिंग में यूट्यूब से पढ़े, पीडब्ल्यू हो गया, हाँ, ईटूस हो गया, और और बी वाइस चैनल है सुनील नैन सर का। ओके। और ये चैनल्स हैं, और मैंने नीट फिजिक्स कोटा है तरुण, नीट फिजिक्स कोटा है प्रशांत सर का। नाइस सर का, हाँ। और ये बाकी टीचर्स तो यही थे और मेनली। वो नेटवर्क बाकी चैनल्स? आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया था 12th में।
ठीक 12th में, हाँ मैंने 12th लास्ट ईयर आया हूँ। ओके। हाँ मतलब लास्ट ईयर ही किया था मैंने, मतलब 11th में तो मैं इतना मतलब स्कूल्स भी थे और और प्लस नीट की भी तैयारी करते इतना टाइम नहीं था ना, तो 12th में ही समझ में आया सब कुछ। 12th में सब्सक्राइब किया था मैंने, आपका किया था, और एक आर्यन भैया भी हैं उनका भी मैं, अमन भैया का भी देखा है बस। अब तो जाओगे मिलने, हाँ अब तो मिल भी लोगे अमन भैया और हाँ आयन भैया। मिल गया तो। इनका तो अभी 4th ईयर खत्म हो गया, तो दे विल बी एंटरिंग इंटर्नशिप। उनका खत्म हो गया हाँ उनका 4th ईयर खत्म हो गया, अभी इंटर्नशिप में जाएंगे वो लोग। इंटर्नशिप में, हाँ कोई अभी नहीं। लास्ट लास्ट ईयर है हम लोगों का, ठीक है। चैनल्स तो बस यही फॉलो करे, और कंप्लीट इनसे पढ़ा फिर तुमने, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। से पढ़ा, और बाकी तो बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है और सभी कुछ है वो तो। तो एक और चीज की बार मतलब शेड्यूल कैसे फिक्स होता था कि यार मतलब आज यही पढ़ना है, या एक होता है ना अगर हम लोग ऑफलाइन में जाते हैं तो एक शेड्यूल होता है कि तुम्हारे 15 दिन बाद ये टेस्ट आ रही है, तो तुम्हारे पास ये सिलेबस है, यूनिट 1 इसका आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स आ रहा है, तो एक पैटर्न बना होता है। तो यहाँ पे तुमने कैसे फॉलो किया कि यार पता ही नहीं है कि रैंडमली क्या पढ़े? इसके लिए ना, जैसे कि मेरी टेस्ट सीरीज जो थी ना उसके अकॉर्डिंग, जैसे टेस्ट सीरीज का सिलेबस होता है, तो टेस्ट तुम्हें कहाँ ज्वाइन करोगे? एलएन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट, वो भी ऑनलाइन थी, ओके ठीक हाँ, है। ऑफलाइन कुछ किया ही नहीं है। तो एलएन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी, तो उसका मतलब एक डेट रहती है उनकी और सिलेबस भी रहता है। तो वो जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना रहता है टेस्ट से पहले, तो वो मैं करती थी, और मैं एक शेड्यूल से पढ़ती थी, क्योंकि शेड्यूल तो बहुत जरूरी है आपको नीट की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है। तो मतलब तुमने जब प्रिपरेशन की तो तुमने प्रॉपर बस टेस्ट सीरीज फॉलो किया एलेन का, उसके साथ तुमने यूट्यूब से पढ़ा जो भी पढ़ा। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच हैव यू स्कोर्ड इन मॉक टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? ये प्रकार ने पूछा है मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रेंज रहा स्कोर्स का तो एलेन के टेस्ट सीरीज में? जो फर्स्ट टेस्ट था ना, मतलब एलएन का जो फर्स्ट टेस्ट दिया था ना, तो वो फुल सिलेबस था ऑल इंडिया। तो मेरे हाँ आए थे 300 मार्क्स, मतलब ठीक है। बहुत, 300 तो बहुत 11th कम। की बात है, 11th की बात है। 11th के बाद, 11th में मैंने कुछ किया ही नहीं था ना, क्योंकि स्कूल में इतना थक जाते थे ना, वो तो है स्कूल। मतलब आप उसके गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको ना बहुत टाइम हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या स्कोर तो बना? 11th में मतलब जो फर्स्ट टेस्ट था, मतलब 11th कंप्लीट हो गई, देन फर्स्ट टेस्ट दिया, और वो था फुल सिलेबस, तो उसमें आए थे 300। फिर तो 12th में 300 आया क्लास में? बहुत कम आए थे। तो फिर समझ में तो आई गया बहुत कम, बहुत वीक चल रही है तैयारी, बहुत ज्यादा वीक। तो फिर से मतलब 11th रिवीजन किया पूरा, और यूनिट टेस्ट भी दिए साथ साथ। कब रिवाइज यूनिट करना? टेस्ट 12th के स्टार्ट तक रिवाइज किया? तो हाँ, 12th में मतलब मेनली बहुत पढ़ाई करी है। मतलब एक साल में तुमने इतना मेहनत किया, मैक्सिमम मेहनत वही है। मैक्सिमम, हाँ 11th में तो मतलब कुछ था ही नहीं ना, कुछ कुछ मतलब 11th में तो यूट्यूब देख लेते थे थोड़ा बहुत। बाकी तुम्हें 12th में स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। 12th में ग्रेजुअली, हाँ ग्रेजुअली, मतलब पता है लास्ट मंथ में आते हुए ना 680 तक गया, पहले तो 600 ही आते थे, 600 हाँ, 610। तो लास्ट में मतलब एक फेज आया होगा जहाँ पे रिवीजन तुमने एक दो बार मार ली, फिर बूस्ट हो गया एक इसमें। अब वो रिवीजन होता चला गया ना, बहुत ज्यादा रिवीजन, क्योंकि ना रिवीजन से स्कोर बढ़ता है, रिवीजन करो ना जितना उतना बेटर है। तो लास्ट में स्कोर बढ़ेगा। और फाइनली तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर कितना आया मैक्सिमम सारे टेस्ट मिला के? मैक्सिमम ना एलएन टेस्ट सीरीज में 690 था। और ओवरऑल नीट में 696 है। ठीक है। तो मतलब बेनिफिट तो हुआ एलएन टेस्ट सीरीज से। एलएन टेस्ट सीरीज से बेनिफिट हुआ, यूट्यूब से भी, यूट्यूब से तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और एक और चीज है कि टेस्ट सीरीज में बायो के जो क्वेश्चन होते हैं वो बाहर से होते हैं, जितना मैंने देखा है एलएन के। तो हम्म किसे रेफर किया? मॉडल पढ़ी थी बायो के लिए उनकी? तो मॉड्यूल मतलब बेसिकली क्या है कि जो मॉड्यूल्स थे ना, मैंने ऑर्डर किए थे मॉड्यूल्स, ऑर्डर नहीं किए थे, मतलब मेरे भैया ने दिए थे मुझे। तो वो जो मॉड्यूल्स थे उनमें तो खैर बहुत सारा कंटेंट होता है बहुत आउटसाइड, बहुत सारा मतलब। तो ना मतलब जो मेन फोकस तो एनसीईआरटी पर ही था, एनसीईआरटी बायो कंप्लीटली रीड की है, कंप्लीटली। बाकी कंप्लीटली। मॉड्यूल्स एक बार रीड किए थे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं तो मतलब अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे ना। लेकिन मेरे बायो में नहीं आते थे, 300 ही आते थे मतलब आउट ऑफ। सेम मतलब मैंने जब अपने वक्त चीजें करती थी, अगर मेरा ओवरऑल स्कोर 675 है तो उसमें से बायो में सबसे कम स्कोर था 320 330, जितना स्कोर था मैक्सिमम फिजिक्स केमिस्ट्री में आता था। तो एक चीज है कि अगर तुम्हारे बायो में कम स्कोर आ रहा है एलन या आकाश के टेस्ट में, जहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, तो तुम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारा एनसीईआरटी स्ट्रांग है तो। ये नीट प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, बायो तो जिसमें इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और इसका तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? हाँ की थी।
इसके बाद एक तो क्वेश्चन पूछा, डिड शी वॉच फिजिक्स फॉर लेक्चर्स फॉर द प्रिपरेशन, मतलब तुमने क्या क्या पढ़ा था वहां से, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों या फिर बस फिजिक्स? मैंने फिजिक्स पढ़ी थी फिजिक्स वाला से, और केमिस्ट्री भी पढ़ी थी, लेकिन मतलब ना ये था कि केमिस्ट्री के लिए थोड़ी सी और बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ी थी बाद में, फिजिक्स में मुझे कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ी थी। ठीक है। ओके, फिर बेस्ट चैनल्स एंड बेस्ट बुक्स फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट 2022। बेस्ट चैनल, हाँ, चैनल्स भी यूट्यूब पर, बुक्स भी। ओके, सो बेस्ट चैनल्स में ना आई विल सजेस्ट कि फिजिक्स वाला बहुत अच्छा चैनल है। अब तो उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है, बहुत कम अमाउंट में है, ज्वाइन करना चाहिए मतलब। और E2 इंडिया भी बहुत अच्छा है, बहुत वहाँ पे जो टीचर्स है ना, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव है। ओके, हाँ, और बी वाइज क्लासेस, हम्म और नीट फिजिक्स कोटा। तो तुमने तो 4 फॉलो किए तो तुम्हें पता है। ओके, हाँ, ठीक है। और बुक्स? बुक्स बुक्स ना, मैं मेरे अकॉर्डिंग बायो के लिए एनसीईआरटी इज कम्प्लीटली सफिशिएंट, और एनसीईआरटी को समझना इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को समरी तक रीड करना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की। ठीक है। और फॉर फिजिक्स, लाइक कोई कोचिंग में हो तो उसके मॉड्यूल सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मेन रहता है। ठीक है। बाकी मैंने जीके के प्रीवियस ईयर भी किए थे, और और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी की थी, उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव किए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, सब्जेक्टिव तो नहीं किए थे, बहुत डिफिकल्ट होते हैं नीट के, मतलब नीट से तो आउट ही है वो। एनसीईआरटी तो और फिजिक्स की पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? क्या, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? फिजिक्स की एनसीईआरटी ना हर चैप्टर की नहीं पढ़ी थी, जैसे कि थर्मल थर्मोडायनामिक्स हुए, और यहाँ पे हम्म मॉडर्न फिजिक्स हुई। हम्म इनसे क्या है कि आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हम्म 2020 में था, किसी रियोप्टिक से था, आई थिंक, हाँ, ऑप्टिक्स है। रेनबो, ठीक। शायद 2019 में था, ऐसे कुछ था मतलब। हाँ, थ्योरेटिकल तो आते हैं, ऑप्टिक्स से भी आते हैं, कुछ चैप्टर सिलेक्टिव वजह से आते हैं, लेकिन वही है कि तुम पहले जो बाकी पोर्शन वो कवर कर लो और उसके बाद। फिजिक्स समझ में तो बिल्कुल नहीं आती। ठीक है। वो उसके तो बाद मतलब बड़ी। हम्म, और केमिस्ट्री के लिए ना, बुक्स में फिजिकल के लिए ना मैंने नरेंद्र अवस्थी लगाई थी। ओके, ठीक है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एमएच, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं इसके ये क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस नहीं लगाए ना, क्वेश्चंस एनसीईआरटी पढ़ लो ही काफी है, क्योंकि आप क्वेश्चंस लगाओगे ना तो उस बुक के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर रहते हैं, तो एमएच आपको वन एनसीईआरटी। एमएच वन के होते हैं, बाकी तो तुम तो उसका मॉड्यूल है तो वो कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए या तो मैंने मॉड्यूल्स भी नहीं पढ़े थे। नहीं, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तूने बिल्कुल नहीं किया ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक के लिए बेटर है। हाँ, ठीक है, चलो। उसके बाद हाउ शी मैनेज्ड डिस्ट्रैक्शन इन होम एंड क्रिएटेड स्टडी एनवायरनमेंट, ये पूछा है अक्षत ने। अच्छा, स्टडी एनवायरनमेंट कैसे बना कर रखा है? घर पे तो यार बोर हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन तो ना, मतलब जैसे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा रहते ही है, बट उसका हम्म ना एक ही सॉल्यूशन है कि आपको, आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी है, कोई हम्म कुछ नहीं करने वाला, तो बस पढ़ते रहो। और ऐसा भी नहीं है फुल टाइम पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत चिल भी कर सकते हो। हाँ, तो वही है, मैंने मतलब टाइम बैलेंस जो सही से करना पड़ेगा, कितना टाइम पढ़ना है, बाकी तो तुम जब तुम ब्रेक्स लेते हो तब यूट्यूब चला सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की उन्होंने, और कैसे कैसे टेस्ट को फॉलो किया? सो कंसिस्ट, मतलब मेरा ये था कि ना मैं रोज एक शेड्यूल से पढ़ती थी, और डेली टारगेट्स रखती थी, उन्हें हाँ। कोशिश करती थी कंप्लीट करने की। इससे अपने आप ही हम्म कंसिस्टेंसी आ जाती है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत ब्रेक्स भी ले लेती थी, जैसे कि 1 घंटा तारक मेहता देख लिया, थोड़ा सा चिल हो जाता है मूड पढ़ते ठीक है। पढ़ते। और और जैसे कि ना सुबह ही उठ के, मैं सुबह ही उठ जाती थी मैं, क्योंकि ना रिवाइज करना रहता है बायोलॉजी फिजिक्स फॉर्मूलाज, तो वो मैं सुबह उठ के कर लेती थी, फिर बीच में ना मतलब दिन में ब्रेक्स ले लेती थी, सो जाती थी 1 घंटे के लिए, हम्म फुल मतलब आराम से भी पढ़ाई कर ली। स्लीप पैटर्न क्या था, कब कब सोते थे, कब उठते थे? और 12 बजे, रात के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, और बीच में मतलब मैं 1 बजे से लेकर 2 बजे तक सोती थी। 12 से 6 और 1 से 2, मतलब 7 घंटे की नींद रेगुलरली। हाँ, तो ये फिक्स शेड्यूल था स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक? 11th में तो तो फिक्स नहीं था, हाँ 12th में बोल सकते हो। हाँ एंड जो टेस्ट देती थी ना एलन के, मतलब कंप्लीट हो गया उसके उस दिन पूरा आराम करती थी मतलब। हाँ, मतलब जिस दिन अगर
सुबह टेस्ट है 11 से 2 या 2 से 5, उसके बाद फिर कंप्लीट रिलैक्स। फिर रिलैक्स करती थी। हाँ, ये तो बनता है, मतलब जो टेस्ट आते हैं 15-20 एक महीने में एक है, तो उसके लिए पूरा मंथ पढ़ते हैं, फिर एक दिन तो बनता है। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिस तो खास की, ये तो हो गया। हाउ शी मैनेज डिस्ट्रैक्शन, ये भी हो गया। तो सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो मेन थे सारे हमने आंसर कर लिए। फिजिक्स कैसे की, ये भी पूछा गया है, कैसे की फिजिक्स? क्या स्कोर था फिजिक्स फिजिक्स का तुम्हारा? इनिशियली तो बहुत टफ लगती थी, मतलब फिजिक्स। स्कोर क्या रहा? लेकिन उसमें ये है ना, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। हम्म। जैसे कि मैंने डीसी पांडे इंजीनियरिंग आती है, 5 बुक्स आती है, वो मैंने ठीक है, कंप्लीट लगाई, तो अपने आप फिजिक्स में एक्यूरेसी बढ़ी। इसी पार्ट ने पूरी लगाई तुमने सारी? हाँ मतलब ऐसे, मतलब उसमें जो थ्योरी पार्ट था और उसमें जो हम्म, ऑब्जेक्टिव थे, लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है। और स्कोर क्या रहा फिजिक्स का तुम्हारा? फिजिक्स में मेरा 171 आउट ऑफ 100। 171। और तुमने छोड़ा क्वेश्चन फिजिक्स में? हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फायदा हुआ। हाँ हाँ, वो अच्छी। क्वेश्चन ना, मतलब क्या था एक्चुअली, अब की बार जो पेपर था वो लेंथी था, तो टाइम ही नहीं मिला उसका टाइम। तो वो एक चीज है कि बहुत लोग कहते हैं पेपर लेंदी था, पेपर टफ था, तो कैसे मैनेज किया इन दोनों चीजों? गया टफ पेपर लेंदी को कैसे ऑन टाइम खत्म किया, उसी सब एक्यूरेसी भी लाई, क्या 680 स्कोर है। ना इसके इसके लिए बेस्ट ये है कि सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करना है। हाँ। ठीक है, एंड बायो में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं आते। ठीक है, तुमने पेपर दिया कुछ 2020 क्वेश्चन। वाला ही कर दिया था? 20 वाला हाँ पेपर, पेपर जो था 2020 वाला, वो तुमने हाँ देखा था पहले? हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि एज कम्पेयर टू 2020 2021 का बायो इजी था या डिफिकल्ट था? आई थिंक सेम लेवल ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, तो बायो तो सेम ही था। बायो में एंड स्कोर क्या बायो है? तो easy था इस बार भी। बायो स्कोर क्या रहा? फुल? बायो का मेरा 350। दो दो गलत हो गए। ठीक है। और बायो में केमिस्ट्री? समरी से आया था एक क्वेश्चन, गलत हो गया। कौन सा क्वेश्चन था समरी से? अरे वो था ना, वो जीन थेरेपी। जीन थेरेपी वाला? हाँ वो था, उसमें मैंने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर दिया था। ठीक है। और दूसरा? दूसरा कौन सा था, याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। या केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री में तो एक ही रॉन्ग हुआ था बस। वो मेरी ना सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो गया था। ठीक है। केमिस्ट्री टफ था इजी था एज कम्पेयर टू 2020? क्या फिर से? केमिस्ट्री एज कम्पेयर टू अच्छा, 20 वाला पेपर इजी था या टफ मतलब था? कैलकुलेटिव बहुत था, कैलकुलेटिव। ठीक है। और फिजिक्स टफ थी? फिजिक्स तो टफ थी। सेक्शन भी तो मतलब बहुत टफ था। मतलब पेपर तो ये था ना कि पहले पूरा पेपर किया, उसके बाद ओएमआर भरी, तो अपने आप ही टाइम बच गया, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको लास्ट में अटेम्प्ट किया, इससे अपने आप ही टाइम मैनेज हो जाता। ठीक है। चलो, मतलब ओवरऑल ये है कि प्रिपरेशन अगर सही रखते हो तो पेपर निकल जाता है इजीली। हाँ, इजीली निकल जाता है, रिवाइज ज्यादा करना चाहिए, जैसे हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड था पेपर तो। पेपर एंसिडेंट मतलब वही था कि तो क्वेश्चन 200 हो गए थे और टाइम हम्म उतना ही था, तो वो एक फैक्टर आ गया। सेकंड फैक्टर की थोड़ा फिजिक्स ने टफ दे दिया, हो सकता है कि नेक्स्ट और थोड़ा टफ फिजिक्स दे दे, पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है कि क्या उनका ये है, लेकिन डिपेंड करेगा, मतलब कट ऑफ तो देखो ऊपर ही जा रही है, कट ऑफ मतलब कट ऑफ पर ही जा रही है मतलब। इन्फ्लेशन तो होगा ही। तुम अगर पेपर को डिफिकल्ट कितना ही कर लो, इन्फ्लेशन रुकने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत तो इन्फ्लेशन होता ही रहेगा। ये तो तुम मतलब फैक्ट है अभी। तो अभी आगे क्वेश्चंस तो हो गया, अभी आगे क्या प्लान है, क्या करना है अभी? मतलब क्या देखा है कि कैसे एमबीबीएस कॉलेज होता है, क्या सोचा है एमबीबीएस के बारे में? अभी कुछ नहीं, मतलब बस अब एमबीबीएस दिल्ली कॉलेजेस मिल जाए और बस 5 साल पढ़ाई करनी है और पीजी क्लियर करना है बस। ठीक है। और बाकी क्या क्या परसेप्शंस दिमाग में है रिगार्डिंग सीनियर्स या कॉलेज फेस्ट? क्या क्या मतलब दिमाग में क्या इमेज बनी हुई मैं है अभी तक? की सीनियर्स, मतलब उनको बहुत बोलना पड़ता है सर बोलना पड़ता है, पता नहीं, देखो, काम वो वगैरह तो बहुत देखो कराते अभी हैं अपने तुम्हें, प्रोजेक्ट वगैरह। देखो अभी तुम्हें आदत नहीं है, तुम एक हमें स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि कॉलेज में गए भाई ये क्या है, सर क्यों बोलना है, तो एक साल बड़े हैं हमसे या हम छोटे भी है, कुछ अगर ड्रॉपर है तो छोटे भी है भाई, ये दोस्त सर क्यों बोलना है, मैम क्यों बोलना है, इनिशियली होता है, लेकिन एक फिर तुम्हें पैटर्न बन जाएगा और ये मेडिकल फील्ड में काम करेगा हम्म लास्ट तक, क्योंकि मेडिकल फील्ड में क्या होता है ना, हायरार्की होती है। अगर तुमसे कोई सीनियर डॉक्टर है तुम्हें सर बोलना ही पड़ेगा, चाहे उससे जूनियर डॉक्टर भी है, तो तुम उसको मतलब ऐसे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा तुम्हें। और सर बोल, सर मैम, ये जो चीज है ना वो तुम मेंटेन रहेगी तुम्हारी कंप्लीट लाइफ टाइम के लिए। तो जब तुम सीनियर्स को सर बोलोगे, फिर तुम अपने प्रोफेसर्स को, पीजीज को, तो हर एक को सर मैम बोलने की आदत लग जाएगी और वो चीज फिर लाइफ टाइम कैरी आउट होती ही होती है। और ये मतलब तुमने देखा होगा कि डॉक्टर्स नाम से कम पुकारते हैं, उनके डॉक्टर हाँ की सर मैम आप बताइए, तो ये सिर्फ चीजें ये कॉलेज से स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम्हें इनिशियली 1-2 मंथ्स अलग लगेगा कि यार
ना, मतलब ये बंदे को सर बुला रही हूँ, मैम बुला रही हूँ, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर एक मंथ बाद तुम्हें आदत लग जाएगी उस चीज की। और ये गलत भी नहीं है, सही भी नहीं, मतलब इसका कोई ये नहीं है, होता ही है डॉक्टर्स के इसमें सर मैम बोलना एक कॉमन चीज होती है। वैसे तुम भैया, थोड़ा गुस्सा से अगर तुमने किसी को भैया बोल दिया या कुछ बोल दिया तो इनिशियली थोड़ा गुस्सा करेंगे वो लोग, लेकिन ठीक है, चिल आउट रहेगा, सीरियस का कोई सीन नहीं है। और कुछ परसेप्शन, और हाँ वो कुछ? तो चाहिए होगा कॉलेज जाके, पढ़ाई हाँ, भी होगा, वो तो फेस्ट वगैरह। फेस्ट वैसे ना वगैरह मतलब तो, स्कूल था ना, मैंने कभी फेस्ट वगैरह देखे नहीं, मतलब हाई स्कूल में नहीं होते थे, तो मेरे लिए तो सब कुछ न्यू ही है। देखो बस कोविड ना है, बाकी तो तुम्हारे फेस्ट हो जाएंगे फिर। अगर ये ओमिक्रॉन आ गया तो तुम्हारा समझो कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर बर्बाद हो गया, ये तो मजे आने तुम्हारे फर्स्ट ईयर में आए। फर्स्ट ईयर इनिशियली वो तो। इनिशियली 3-4 मंथ जो आएंगे तुम्हारे, तुम मजे करोगे उसमें, फेस्ट आएंगे, फ्रेशर्स होगी। एक देखो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तुम मान लो कि तुम पूरा कट ही जाओगे एकेडमिक्स से, आधी तुम्हें अच्छा, चीजें, तुम स्टार्टिंग बढ़िया। में जाओगे, तुम सब चीजों से बात, सब लोगों से बात करोगे, इतने देखो मेरे कॉलेज में 500 लोग पढ़ेंगे, तुम्हारे अगर तुम एम्स चले गए तो हर बैच के 100 लोग पैसे पढ़ रहे हैं, इतने पीजीज है, कोई ना कोई तुम्हें रोज मिलेगा, सबसे इंटरेक्शन करना। अगर तुम हॉस्टल से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कोई ना कोई रोज मिलेगा इंटरेक्शन, फिर कोई ना कोई पार्टी चलेंगे, ट्रिप्स होंगी बैच की, तो इनिशियली तुम बहुत कम पढ़ पाओगे। तुम लास्ट में जो तुम्हारा स्कोर होगा फर्स्ट ईयर का, तुम्हारा लास्ट में आएगा, वो जितना निकलेगा तुम लास्ट में निकाल पाओगे। इनिशियली तो तुम बस चिल आउट होकर पढ़, मतलब चिल आउट करोगे जो भी है, और तो कुछ सीखने मिलता है। एक तो होता है कि पर्सनैलिटी तुम्हारी अच्छी हो मैंने जाती है। ये टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। ये टफ तो नहीं, देखो एमबीबीएस टफ है, बस ये देखो क्या होता है जैसे स्कूल में था कि तुम पूरे दिन पढ़ते अ, रहते हैं डॉक्टर्स। वो तुम्हारा होगा तो तुम फिजिकल प्रिपरेशन करोगे, लेकिन अच्छा। इनिशियली फर्स्ट में तुम्हें टारगेट क्या होता है जब तुम आते हो कि यार एक तो पहले तो सब कुछ नया नया है, मेस फूड नया है, मेस का खाना है, फ्रेंड्स नए हैं, हॉस्टल रूम नया है, तो तुम्हें 2-3 महीने तो यार लग जाएंगे एडजस्ट होने के लिए पूरा पूरा वहाँ पे। लेकिन जब एडजस्ट हो जाओगे तो तुम्हें ये है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी, बस तुम्हें ये करना है कि रेगुलरली अपनी अटेंडेंस रखनी है। अटेंडेंस के बाद तुम्हें अपना जितने एग्जाम हो रहे उतने एग्जाम देने चाहिए। अगर तुमने एग्जाम स्किप किया, स्कूल जैसा है कि यार तुम्हें मिड टर्म भी देने हैं, तुम्हें सारे एग्जाम देने हैं, छोटे यूनिट टेस्ट भी आते हैं बहुत सारे, हर 15 दिन में कोई ना कोई टेस्ट आ जाता है, तो किसी में स्कोर आएगा, किसी में स्कोर नहीं आएगा, लेकिन देते रहना है। मतलब एक होता है ना कि क्लीन चिट बन के रहो प्रोफेसर के सामने, कोई प्रोफेसर आ रहा है तो उसके अंदर बन के रहो कि तुम अच्छे बच्चे हो, ताकि तुम्हें वो फेल ना कर दे, बस यही है। तुम जितना ही पढ़ लो, अगर तुम्हें तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं है तो तुम्हें तुम्हें मतलब वो फिर परेशान करेंगे। तो उससे अच्छा है कि अपनी इमेज क्लियर रखना, बस बाकी पास हो जाओगे। बस प्रिपरेशन तुम्हें पीछे करनी पड़ेगी, वो तुम स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट सेकंड जैसे जैसे तुम्हें लगे कंफर्टेबल हो, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और कुछ? बाकी तो सारे डाउट्स हो चुके हैं, सेशन भी अपना हो चुका है, बाकी सारे क्वेश्चन भी पूछ लिए। बाकी और कोई लास्ट एक टिप जो बच्चे 22 में या 23 में देने वाले हैं कि कैसे यहाँ से वो प्रिपरेशन ये अपना भूल सकते हैं? मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है, मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है। तो यही चीज है कि मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में स्कोर देख के घबरा जाते हैं कि एक टेस्ट में अगर स्कोर स्टार्ट नहीं है। मेहनत करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्प्रूवमेंट है ना, मतलब जल्दी नहीं आता ना, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में। हाँ, तो वही एक ब्रेक पॉइंट आएगा कि जब तुम फास्ट ग्रो करोगे। पहले स्टार्टिंग में तुम्हारा स्कोर बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने, मतलब हो सकता है कि तुम 400 से 600 4 to 5 मंथ्स में पहुंच जाओ, लेकिन उसके बाद तुम एकदम ग्रोथ ले लो। तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। एक बार तुम उसमें एडजस्ट हो गए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, और दैट्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बिल्कुल स्किप मत। और रिविजन के लिए क्या क्या तुमने किया था लास्ट में, एक बार लास्ट ये बता दो रिविजन के लिए। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स मैंने हर चैप्टर के बनाए थे। प्लीज और नोट्स बताओ हाईलाइट करना चाहिए अपनी एनसीईआरटी को, ठीक है। और इन्हीं को बार बार रिवाइज करना चाहिए। और ना शॉर्ट मतलब एक बुक होती है, इसमें अपनी मिस्टेक्स आप लिख सकते हो टेस्ट के बाद, जब आपने हाँ कोई वो, टेस्ट उसमें मिस्टेक्स लिखी, उसको भी रिवाइज करना चाहिए, इससे भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये ठीक सब है। किया। चलो, बाकी सारे डाउट्स तो हो गए। थैंक यू शिवी आने के लिए चैनल पे। चलो, बाय बाय बाय।